सोयल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपना अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर्स का। क्या होता है, इनके क्या लाभ होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर कहते किसी हैं, उसके बाद इसके जो प्रकार हैं, दो प्रकार के होते हैं, जैसे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है, कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर है। क्या इसमें मृदा मिलाने से इसका क्या फ़ायदा होता है, वो इस चीज़ के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। Manure is a substance containing plant nutrients. Later, the organics were specifically called manures and inorganics were called fertilizer. जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उनको तो मैन्योर्स कहते हैं अपन, और जो इनऑर्गेनिक है उनको अपन फर्टिलाइज़र कहते हैं। The term manure was used originally for denoting material like cattle manures and other bulky natural substances that were applied to land with the object of increase the production of crops। जो पशुओं द्वारा उत्पादित और पेड़ पौधों द्वारा उत्पादित जो मैन्योर यानी खाद है या पत्तियां हैं, जो भी है, वो अपन बल्कि यानी स्थूल मात्रा में प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, उसको अपन भूमि के अंदर मिलाते हैं, तो इससे क्या होता है, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। फिर उसके बाद आता है लेटर केमिकल सब्सटेंस लाइक अमोनियम सल्फेट एंड सुपरफॉस्फेट containing plant nutrients in abundance were used for increasing crop production and were also called manures। जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये क्या करते हैं, पौधे को न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो फसल है उसका प्रोडक्शन, जो उत्पादन है, उसमें बढ़ोतरी होती है। सो इन ए जनरल वे मैन्योर इज ए सब्सटेंस containing plant nutrient, later the organics were specifically called manures। अब इसमें आ गया प्लांट न्यूट्रिएंट जो सप्लाई करते हैं और ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर होते हैं, उनको मैन्योर्स अपन कहते हैं। अब इनके एडवांटेज क्या है, तो इसमें जैसे पशु पक्षियों के मलमूत्र है, शरीर अवशेष, फार्म पर उगाई फसलों, उद्योगों के सह उत्पादों आदि के विघटन के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ को जीवांश खाद यानी कार्बनिक खाद कहते हैं। कार्बनिक खादों से पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। साथ ही गोबर की खाद का प्रभाव खेत में 2 से 3 वर्ष तक रहता है। जब अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो एक बार जब अगर गोबर की खाद FIM कंपोस्ट का अपन उपयोग करते हैं भूमि के अंदर, तो उसका प्रभाव 2-3 वर्षों तक रहता है, क्योंकि धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है, सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है, तो न्यूट्रिएंट धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं और 2-3 वर्षों तक फसलों को मिलते रहते हैं। इनके प्रयोग से मृदा की भौतिक व रासायनिक व जैविक अवस्था में सुधार होता है। भौतिक अवस्था जैसे उनके कणाकार है, बल्क डेंसिटी है, वो क्या है, उनमें सुधार होता है। फिर रासायनिक प्रॉपर्टी के अंदर देखें तो अपन जो अम्लीयता है, क्षारीयता है, उनको कम करने में भी ऑर्गेनिक मैन्योर का बहुत बड़ा महत्व है। जैविक अवस्था में कैसे सुधार होता है, जैसे भूमि के अंदर सूक्ष्म जीवों के लिए ऑर्गेनिक कार्बन होना बहुत ज़रूरी है, उनके भोजन के रूप में काम करता है ऑर्गेनिक मैन्योर। तो सूक्ष्म जीवों की जब क्रियाशीलता भूमि के अंदर बढ़ेगी तो पौधों को ऑटोमेटिक ही न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। मानव मल को नाइट सोइल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ मैन्योरिंग। तो जब मैन्योरिंग करते हैं, अपन खाद डालते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे या लाभ है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं अपन। मैन्योर सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर्स अपन डालते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, साथ में उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होता है। अपन अगर कोई फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उनके अंदर 1, 2 या 3 पोषक तत्व ही प्रदान होते हैं, लेकिन जो जीवांश खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं उनके अंदर सभी पोषक तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो पौधों को उपलब्ध होते हैं। दे इम्प्रूव सोइल फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रक्चर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो संरचना है भूमि की, उसमें सुधार होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में भी सुधार होता है, यानी भूमि के अंदर जो जल होता है उसकी
जो जल रुकने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता है वो बढ़ जाती है। और ऑर्गेनिक मैटर अपन डालते हैं तो उससे क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन होता है तो CO2 रिलीज होती है। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एक्ट एज CO2 फर्टिलाइजर, यानी कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रोवाइड फूड फॉर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए भोजन प्रदान करते हैं। प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स एंड फंजाई आर कंट्रोल्ड टू सम एक्सटेंट बाय अल्टरिंग द बैलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सोइल। तो इस ऑर्गेनिक मैटर अपन डालेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ेगी, उससे जो फंगस और निमेटोड है वो कंट्रोल होंगे। प्रोवाइड बफरिंग एक्शन इन सोइल रिएक्शन, बफरिंग कैपेसिटी है जो भूमि की उसको बढ़ा देता है ऑर्गेनिक मैन्योर। वो कैसे बढ़ाता है, जैसे अपन भूमि के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन अगर डालते हैं, जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो CO2 रिलीज होती है। CO2 क्या करती है, फिर जल के साथ और क्रिया करके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का निर्माण करती हैं। ये क्या करती हैं, भूमि के अंदर थोड़ी हल्की अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है भूमि में सुधार होता है। फिर उसके बाद आता है प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय लीचिंग और इरोजन, जो मृदापर्दन है और जो न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग यानी नीचे की तरफ जो क्षति होती है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी के साथ घुलकर जड़ क्षेत्र से नीचे न चले जाएं, उसका भी यह कंट्रोल करता है ऑर्गेनिक मैन्योर। अब उसके बाद आता है जीवांश खाद्य, यह 2 प्रकार की होती है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स के अंदर क्या होता है, कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी, यानी इसका मतलब है कि इसमें पोषक तत्व तो कम लेकिन जीवांश पदार्थ अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, उन्हें भारी या स्थूल जीवांश खाद्य कहते हैं। उसके बाद आता है उदाहरण के तौर पे गोबर की खाद है, हरी खाद है। हरी खाद के लिए अपन सनई, ढेंचा, दलहनी जो फसलें हैं उनका प्रयोग करते हैं। कंपोस्ट खाद शहरी व देहाती खाद जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सारा जो मटेरियल वो आ जाता है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, नाइट सोइल है, या फिर घरेलू अवशेष जो रसोई से निकलते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, तो यह इस कारण इसको कंपोस्ट बोलते हैं। फिर आता है वर्मी कंपोस्ट, मानोविस्टा, चिड़ियों की बीट, गंदे नाले की खाद, मेली की खाद यानी प्रेस मड, जो कि एक शुगर फैक्ट्री का बाई प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद आता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। इसके अंदर क्या होता है, वह कार्बनिक खाद्य हैं जिनमें पोषक तत्व बाहरी खाद्यों की अपेक्षा अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, उदाहरण खलियाँ हैं, खुर है, हड्डी का चूरा, शुष्क रक्त, मांस, मछली का चूरा, शुष्क ओमल, सींग, चूर्ण, गवानों यानी मृत समुद्री पक्षियों और उनके द्वारा खाई गई मछलियों के अवशेष इत्यादि इसमें सम्मिलित है। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर क्या होता है, हैव हायर न्यूट्रिएंट्स देन बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स। जो बल्कि ऊपर बताया था बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है, उसके अनुपात में देखें या डिफरेंस के अंदर देखें तो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन अपन को कम लेना होता है तथा उसमें पोषक तत्वों की मात्रा है वो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। अब इसके अंदर आता है, इसका भी 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जैसे खलियाँ हैं, खाद्य खलियाँ और एडिबल ऑयल केक्स और नॉन एडिबल ऑयल केक्स। तो इसके अंदर क्या हो गया, खाद्य खलियाँ इस वर्ग की खलियों को पशुओं को खिलाने में काम में लेते हैं। और दूसरा आता है नॉन एडिबल ऑयल केक्स, इसके अंतर्गत खलियाँ सम्मिलित होती है जिन्हें पशु खाना पसंद नहीं करते हैं। उसके उदाहरण क्या है, महुआ, करंजी, कुसुम, अरंडी, नीम आदि। इनके अंदर क्या होता है, ये पशु नहीं खाते हैं। नीम की खली में निम्बिसिडीन व अजिड्रेक्टिन रसायन अधिक पाया जाता है।
और नीम को क्या करते हैं, नीम केक रेड्यूस नाइट्रिफिकेशन मीन्स एक्ट एज ए नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के रूप में भी जाना जाता है यह। अब इसके बाद आता है कंपोस्ट। ऊपर ये खाद्य खलियाँ हो गई, सरसों बिनोला की खलियाँ हैं, नारियल, तिल, अलसी, तारामीरा, मूंगफली आदि की खलियाँ हैं जो कि एडिबल ऑयल यानी खाद्य खलियों के रूप में जाना जाता है। मूंगफली की खली के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन परसेंट होता है। और ऑयल परसेंटेज की अगर बात करें तो अपन नारियल के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है। और ऑयल केक्स में सनफ्लावर है, इसके अंदर 7.8% नाइट्रोजन होती है जो कि मूंगफली से ज़्यादा होती है। ग्राउंडनट केक के अंदर 7.2% नाइट्रोजन होती है। कॉटन अगर जैसे अपन बिनोला खल की बात करें तो इसमें 6.5% नाइट्रोजन होता है। और ऊपर अपन ने कंसनट्रेट के अंदर हड्डी का चूरा, इनकी बात अगर करते हैं अपन तो जो ड्राई ब्लड है उसके अंदर 10 से 12% नाइट्रोजन होती है। बर्ड गार्ड्स है उसके अंदर 7 से 8% होती है। पोल्ट्री मैन्योर के अंदर 2.9% नाइट्रोजन, 2.9% फास्फोरस और 2.4% क्या होता है, K2 होता है। हुफ एंड हॉर्न की अगर अपन बात करें जैसे सींग और खुरकी तो उनके अंदर 14% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। नीम केक के अंदर अगर बात करें तो 5.2 से 5.3% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। महुआ की खली का बात करें तो 2.5 से 2.6% नाइट्रोजन होती है। कास्टर केक यानी अरंडी की जो खली है उसमें 5.5 से 5.8% नाइट्रोजन पाई जाती है। रॉ बोन मिल की अगर बात करें तो उसमें 3 से 4% नाइट्रोजन और 20 से 25% P2O5 होता है। फिर उसके बाद आता है आपके कंपोस्ट। कंपोस्ट यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय और अवायवीय जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर खाद बनाते हैं। कंपोस्ट फार्म अवशिष्टों व शहरी कस्बों के अवशिष्टों से तैयार की जाती है। इसकी अलग अलग विधियाँ दी गई है, इसमें एडको विधि है, इंदौर विधि है, 2-3 विधियाँ और हैं। तो अपन एडको विधि की अगर बात करें, कंपोस्ट बनाने की एडको विधि हर्चिसन एवं रिचर्ड्स ने 1921 में इंग्लैंड में विकसित की थी। ये दोनों साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने क्या किया था, एडको विधि का विकसित की थी। इस विधि में गोबर काम में नहीं लेते हैं, उसकी जगह एडको यानी पाउडर काम में लेते हैं जो कि अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको सड़ाले गलाने में काम आता है। फिर उसके बाद आता है इंदौर विधि। कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि ए हावर्ड एवं यशवंत डी वार्ड हावर्ड एंड वार्ड के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर में वर्ष 1924 से 1931 के मध्य विकसित की गई। इस विधि में कंपोस्ट को बार बार पलटना पड़ता है, पानी अधिक देना पड़ता है जिससे नाइट्रोजन का लॉस होता है। Composting is the process of reducing vegetable and animal refuse except dug to a quickly utilizable condition for improving and maintaining soil fertility, and decomposed material is called compost। यानी जो गोबर है उसको छोड़कर वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं और घास फूस पत्तियां हैं उनको सड़ा गला कर कंपोस्ट तैयार की जाती है। कंपोस्ट इज लाइक वेल डिकम्पोज कैटल मैन्योर इन जनरल अपीयरेंस मोर पाउडरी एंड लाइटर इन कलर। तो इसका क्या होता है, पाउडर के रूप में होती है तथा इसका जो रंग है वो हल्का होता है। ऑर्डिनरी कंपोस्ट कैन बी इनरिच्ड विथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस थ्रू एज़ोटोबैक्टर एंड superphosphate respectively. When superphosphate is used during compost making it is called supercompost, and compost prepared by using nitrogen fixing bacteria is called
एजो कंपोस्ट, यानी इसके अंदर अगर अपन सुपर फॉस्फेट का यूज करते हैं तो उसको सुपर कंपोस्ट बोलते हैं। साथ में इसमें एजिटोबैक्टर है, उनका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो उनको क्या नाम देते हैं, एजो कंपोस्ट। ये दो प्रकार की कंपोस्ट हो गई। एजो कंपोस्ट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन अमोंग ऑल ऑर्गेनिक मैन्योर्स, यानी नाइट्रोजन इसमें कितनी होती है, 1.5%। सुपर फॉस्फेट और रॉक फॉस्फेट एट द रेट 10 से 15 kg पर टन ऑफ रॉ मटेरियल इज अप्लाइड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ फिलिंग द कंपोस्ट पिट। साइज ऑफ पिट इज about the same of FY. The compost made from farm waste like sugarcane, trash, paddy straw, weeds and other plant and other waste is called farm compost, जिसमें 0.5% नाइट्रोजन, 0 से 15% P2O5, 0.5% K2 होता है। फार्म कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय बेंगलोर मेथड containing 0.8% से 1.2% नाइट्रोजन, 0.4 से 0.5% P2O5 एंड 2 से 3.3% K2 होता है। द कंपोस्ट मेड फ्रॉम टाउन रिफ्यूज लाइक नाइट सॉइल, स्ट्रीट स्वीपिंग एंड डस्टबिन रिफ्यूज इज कॉल्ड टाउन मैन्योर, टाउन कंपोस्ट, जिसके अंदर 1.4% नाइट्रोजन, 1% P2O5 एंड 1.4% K2 होता है। तो उसके बाद आता है, इस विधि में कंपोस्ट को बार बार पलटना पड़ता है, यानी पानी की अधिक मात्रा देनी पड़ती है, नाइट्रोजन का ह्रास अधिक होता है। यह कंपोस्ट बनाने की महंगी विधि है क्योंकि इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है, लेबर अधिक की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसको बार बार पलटना पड़ता है। बेंगलोर विधि, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि CN आचार्य ने प्रचलित की। यह विधि भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। इस विधि में खाद को बार बार पलटना नहीं पड़ता है, जिससे कार्बन व नाइट्रोजन का नुकसान कम होता है। यह कंपोस्ट बनाने की सबसे सस्ती विधि है। फिर उसके बाद आता है नेडेफ विधि। कंपोस्ट बनाने की नेडेफ विधि महाराष्ट्र के कृषक कक्का द्वारा विकसित की गई। साधारणतः एक टैंक से 3 टन के करीब कंपोस्ट प्राप्त होती है। नाइट सॉइल की अगर अपन बात करें, नाइट सॉइल इज ह्यूमन एक्सट्रैक्ट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। इट कंटेन्स 5.5% नाइट्रोजन, 4% P2O5 और 2% K2 होता है। फिर इसके अंदर अगर अपन टेबल के अंदर पढ़ेंगे, स्वेज सलज उसके अंदर कितना होता है, और जो शिप एंड गोट मैन्योर्स है उसके अंदर क्या होता है, 3% नाइट्रोजन, 1% P2O5, 2% K2 होता है। पोल्ट्री मैन्योर की अगर बात करें, 3.0% नाइट्रोजन, 2.6% P2O5 और 1.4% K2 होता है। लिटर इज द स्ट्रा, पिट, सॉडस्ट, ड्राई लीव्स etc आर used as bedding material for farm animals and birds. It absorb urine and feces voided by animals and birds. पोल्ट्री मैन्योर्स की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, मुर्गी पालन किया जाता है, वहाँ पे उनके नीचे जो स्ट्रा है यानी भूसा है वो डाल देते हैं, पत्तियाँ डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उनका जो बर्ड्स की बीट है वो पत्तियों द्वारा पानी उनका सोख लिया जाता है, साथ में इसका न्यूट्रिएंट का जो लॉस है वो नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है केंचुए खाद। केंचुए द्वारा गोबर की खाद व अन्य कृषि अवशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट के रूप में जाना जाता है। यह प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस, 1.5% पोटास तत्व पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट का फसलों में उपयोग, तो कौन सी फसल में कितना उपयोग करना है उसके बारे में बताया गया है। सामान्य फसलों में 5 टन प्रति हेक्टर। फिर उसके बाद आता है सब्जियों में 5 से 7.5 टन प्रति हेक्टर, क्योंकि इसमें सब्जियों में इल्ड ज़्यादा होती है तो इसके लिए अपन को ज़्यादा डालना होता है। फलदार वृक्षों में 5 kg प्रति पौधा, फूलों की क्यारियों में 1 से 2 kg प्रति वर्ग मीटर देना होता है। देश में प्रति वर्ष 280 मिलियन टन गोबर तथा 273 मिलियन टन फसल अवशेष पैदा होते हैं। इन दोनों को अगर अपन सही तरीके से प्रयोग करें तो जैविक खेती की जा सकती है।
फिर उसके बाद इसकी अगर वर्मी कंपोस्ट बना लिया जाए या फिर उसके अंतर्गत जो खाद सड़ गल कर तैयार हो जाती है उसके अंदर अपन ट्राइकोडर्मा है, राइजोबियम है, पीएसबी है, केएसबी है या एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, जो अलग अलग किस्में हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की, उनको मिलाकर अगर अपन संवर्धन करते हैं उनका या यानी उनकी संख्या को अगर बढ़ाते हैं इस खाद के अंतर्गत, तो भूमि के अंदर नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे अपन इसका प्रयोग कर देते हैं। फिर आता है केंचुए के प्रकार। तो केंचुए की वैसे तो बहुत जातियां हैं, लेकिन जो अपन बात करें खाद बनाने के लिए और जो भूमि को गहरी सुरंग बनाते हैं या आधी मिट्टी आधा कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, उन केंचुए की बात करते हैं। एपीजी केंचुए हैं, यह प्रजाति कंपोस्ट बनाने की सर्वाधिक उपयोगी है, जो मृदा में 1 मीटर की गहराई तक समूह में रहते हैं। यह 90% कृषि अवशिष्ट तथा 10% मृदा खाते हैं। इनकी 2 प्रमुख प्रजातियां आइसिनिया फाइटिडा जो राजस्थान के लिए, वह यूड्रिलियस यूजिनी, ये 2 प्रजातियां हैं जो कि खाद बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। एंडोजी केंचुए भूमि में गहरी सुरंग बनाते रहते हैं, 3 मीटर से अधिक गहराई तक जाते हैं। इस प्रजाति के केंचुए 90% मिट्टी खाते हैं। यह प्रजाति जल निकास एवं जल संरक्षण में उपयोगी है, क्योंकि यह भूमि की जुताई करते हैं 3 मीटर की गहराई तक। तो यह जलमग्न क्षेत्रों के लिए भी जल निकास का रूप में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आता है डायोजिक केंचुए। ये केंचुए 1 से 3 मीटर तक की गहराई तो सुरंग बनाते हैं तथा दोनों प्रजातियों के बीच की श्रेणियों में आते हैं। केंचुए ऑक्सिन हार्मोन का स्राव करते हैं, जो पौधों की वृद्धि एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। उचित परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट 60 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। फिर आता है गोबर की खाद। फसलों में 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद देते हैं। फलदार पौधों में 10 से 20 केजी प्रति पौधा गोबर की खाद पर्याप्त रहती है। खाद का प्रयोग बुआई से 1 महीने पूर्व किया जाता है, ताकि वो उसका वेल डिकम्पोजिशन यानी उसका विघटन हो जाए। अब FIM के अंदर एन नाइट्रोजन NPK कितना होता है? 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% P2O5 और 0.5% K2O होता है। और जो यूरिन होता है यानी मूत्र के अंदर क्या होता है? 1% नाइट्रोजन, 1 से 1.3% K2O होता है। फिर उसके बाद खाद का प्रयोग वही से मैंने पहले करते हैं। गोबर की खाद बनाने की सबसे उपयुक्त विधि खाई व ट्रेंच विधि है, जो कि CN आचार्य द्वारा दी गई थी। उसका साइज क्या है? उसका साइज है ट्रेंच का 6 से 7 मीटर लंबी, 1.5 से 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी। ये उसका साइज हो गया। हिप्ड अप टू हाइट ऑफ, उसकी हाइट कितनी है? 45 से 60 सेंटीमीटर अबो द ग्राउंड लेवल, यानी जो खाई अपन 1 मीटर की गहरी बनाई थी उससे 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर तक बढ़ते हैं उसको, जो CN आचार्य ने दी थी। गोबर की खाद में अमोनिया के नुकसान को रोकने के लिए जिप्सम CaSO4 2H2O परिरक्षित पदार्थ काम में लेते हैं, यानी जो अमोनिया का लॉस है वो इससे कम हो जाता है, जो जिप्सम और अपन उसे गोबर के अंदर डालते हैं। अच्छी तरह सड़ने के लिए गोबर की खाद को 1 से 3 महीने का समय लगता है। जीवांश खाद के उपयोग से क्षारीय मृदा का pH मान कम हो जाता है एवं मृदा की क्षारीयता व लवणीयता में सुधार होता है। तो अगले वीडियो में अपन जो हरी खाद है उसके बारे में, जो कितने कितने पोषक तत्व कौन से में कितना NPK पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में जो बायो फर्टिलाइज़र है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और जो ये ऑनलाइन क्लासेज है उनका यही महत्व है कि आप जो घर पे बैठे हैं उनके लिए नोट्स के रूप में अवेलेबल करवाना, साथ में उनके बारे में बताना भी, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपके चल रहा है उसको ध्यान में रखा जा रहा है। धन्यवाद।